ठीक, चलो देखना अब इसको, है ना। तो यूनिट 10 पे सिलेबस दिया है, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। सिलेबस जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा है। जो सिलेबस दिया हुआ है वो बिखरा बिखरा है। बिखरे हुए सिलेबस को फिर हमने उसको नए सिरे से रीऑर्गेनाइज किया है कि किस तरीके से वो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो वो जो पूरा इंडेक्स है, मतलब जितना भी वो पूरा सिलेबस है, उसको हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि एक हिस्सा आपका ये है, ये एक पार्ट कहलाया आपका, और इस पार्ट से एक या दो क्वेश्चन आएंगे आपके डायरेक्ट प्री में। इस वाले पार्ट से, जो ये वाला पार्ट है, ये जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये वाला जो हिस्सा है, ये आप ये मान सकते हैं कि उनके विकास के लिए सरकार ने क्या कुछ काम किया है। ऐसे कुल 4 टॉपिक हैं। इसको आप कहेंगे कि हमको पार्ट ए बनाना है, और पार्ट ए से लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर पहला टॉपिक है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। आप जो सिलेबस देखोगे उसमें बीच में कहीं पर ये लिखा मिलेगा, लेकिन उसको हमने व्यवस्थित किया है। सेकेंड नंबर का टॉपिक है आपका एसटी से संबंधित प्रमुख संस्थान मध्य प्रदेश के। थर्ड टॉपिक है जनजातियों से संबंधित संग्रहालय एमपी के, और फोर्थ नंबर पे है जनजातियों से संबंधित प्रमुख प्रकाशन एमपी के। ये आपका पार्ट ए है, क्वेश्चन कंफर्म आएगा। फिर उसके बाद ये पार्ट बी है, ये पहले भी सिलेबस में रहा है, जिस पे लिखा हुआ है एसटी के लिए योजनाएं या जनजातियों के विकास के लिए योजनाएं, इतना ही लिखा हुआ है कल्याणकारी योजनाएं। इसको हमने 2 हिस्से में डिवाइड करा है। कुछ नवीन योजनाएं हैं, प्रश्न नवीनतम योजनाओं से बनने की संभावना ज़्यादा रहता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है पुरानी योजनाएं। तो पुरानी योजनाएं आपको, मतलब ऐसे तो पिछले 20 सालों में 100 से ज़्यादा योजनाएं होंगी, लेकिन उनमें से करीब 20-22 ऐसी हैं जो अभी भी चल रही हैं। लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं उनमें हर साल कोई ना कोई परिवर्तन होता है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है जनजातीय व्यक्तित्व। ये पिछले साल भी सिलेबस में था। जनजातीय व्यक्तित्व, ये 2 तरीके के व्यक्तित्व हो सकते हैं जनजातीय व्यक्तित्वों में। आप लोग को आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए अनम्यूट करके। ठीक ठीक। अब इसके बाद देखिएगा जनजातीय व्यक्तित्व, इनको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं ऐतिहासिक व्यक्तित्व, एक होते हैं सांस्कृतिक व्यक्तित्व। जो कल्चर के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जैसे कोई पेंटर है ना, कोई संगीतकार है, भूरीबाई, पेमा फाल्या। ऐतिहासिक व्यक्तित्व में कौन हो सकते हैं? जैसे संग्राम शाह हैं, रानी दुर्गावती हैं, कमलापति हैं, भोपाल की गोंड शासिका। तो जनजातीय व्यक्तित्व को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एसटी के लिए योजनाओं को भी 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, और स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का योगदान, इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पुरुष व्यक्तित्व का योगदान और महिला व्यक्तित्वों का योगदान, या महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा। इससे जो क्वेश्चन जो लगभग बनेंगे वो क्वेश्चन बन सकते हैं 4 के करीब, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके 2 के करीब। बाकी जो ये वाला हिस्सा है एमपी में जनजातियां, तो ये एमपी में जो जनजातियां हैं ये इस यूनिट का कोर टॉपिक है। ये वाला टॉपिक एक यूनिट में और दिया हुआ है। ये वाला मतलब एक एमपी का कला संस्कृति वाला जो हिस्सा है उसमें ये वाला टॉपिक और दिया है, और ये पूरे क्वेश्चन उसी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा इससे और इससे। ये कोर टॉपिक कहलाया, जिसमें कि कुल जनजातियां मध्य प्रदेश में अभी 43 हैं। तो एक प्रश्न कठिन बनेगा, ये नहीं बनेगा कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, ये प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में अधुसूचित नहीं है ना। हाँ, जो 3 कैंसिल हो गई हैं, या ऐसी भी जो कैंसिल नहीं हुई हैं और किसी और राज्य में पाई जाती हैं। तो उसके लिए आपको ये 43 के नाम उंगलियों में याद रखने पड़ेंगे। फिर लिखा हुआ है विशेष पिछड़ी जनजातियां, ये बीबीएस, ये बैगा, भारिया और सहरियां हैं। इनके बारे में डिटेल, जनजातियां याद करना मुश्किल रहता है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, जनजातियां आपको उसी तरीके से याद रहेंगी जैसे आपको नाम याद है। उनका एक एक चीज सब याद रहेगा। घुमंतु जनजातियां एक विशेष तरीके की जनजातियों की एक नई, मतलब बहुत पुरानी शाखा है। ऐसी जनजातियां जो विचरण करके जीवन निर्वाह करती हैं, इधर से उधर घूमती रहती हैं, उनको कहा जाता है घुमंतु जनजातियां। 3 शब्द एक साथ बोले जाते हैं, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु।
विमुक्त का मतलब एक जनजाति, तीनों में बहुत अंतर नहीं था। विमुक्त का मतलब जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 में, मतलब कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसमें भी जनजातीय शिरकत करते हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जो आज का है, इन सभी इलाकों पर भी जनजातीय विद्रोह होते हैं। इन जनजातियों की आदत रही है कि अंग्रेजों से सीधे आंखों में आंखें डाल के बात करें, ये भले मर जाएं लेकिन ये लोग सीधा निशाना लगाते थे। तो इसलिए 1871 में इन अपराधियों को, जैसे रोलेट एक्ट आया था 1919 में, वो तो सभी के लिए था, वैसे ही 1870 में केवल एसटी को, इन ट्राइब्स को कंट्रोल में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था 1871 के एक एक्ट के तहत। तो इनको उस समय मुक्त नहीं किया गया था बल्कि गुलाम कर लिया गया था। जब देश आजाद होता है तो उसके 5 साल के बाद 1952 में एक अधिनियम फिर से आता है जो 1871 के एक्ट को कैंसिल करता है और इनको दर्जा मिलता है विमुक्त जनजाति। ऐसी जनजातियां जो उस चंगुल से अब मुक्त हो चुकी हैं, आजाद हो गई हैं। ये सिलेबस में डायरेक्ट इसी तरीके से दिया हुआ है घुमंतु जनजाति। क्वेश्चन 100% है कि आएगा, 5-6 ही होती हैं। जैसे कि बंजारा एक सबसे पुरानी घुमंतु जनजाति है, पारधी होती है, कंजर होती है, राजस्थान की कालबेलिया थोड़ी सी पश्चिमी एमपी में मिलती है, तो एक कबूतरा जनजाति होती है। तो सब घुमंतु जनजातियां हैं। फिर लिखा हुआ है जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। ये हम आपको बता देंगे 3 पार्ट में ये बनता है भौगोलिक विस्तार। किताबों से ज्यादा आप इसी को ध्यान रखना। भौगोलिक विस्तार में आपको ये देखना पड़ेगा कि किन जिलों में कौन सी जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा है, कौन से भूभाग में, मालवा में कितना प्रतिशत है, या तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कितना प्रतिशत है, या तो सतपुड़ा में कितना प्रतिशत है, या तो बुंदेलखंड बघेलखंड वाले इलाके पर कितना है, और उत्तरी मध्य उत्तरी इलाके पर कितना है। इनकी जनसंख्या अलग अलग से पूछी जा सकती है। भील की जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में सर्वाधिक संकेंद्रण है, किस जिले पर घनत्व कितना ज्यादा है। तो मतलब ये राजनीतिक तौर पर भी इसका विकास जिलों के आधार पर और भौगोलिक आधार पर भी विस्तार इनका आ सकता है। ये कोर टॉपिक है और इससे भी हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 4 क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि ये इस टॉपिक में रिपीट किया है, ये तो ऑलरेडी किसी यूनिट में है। फिर इसके बाद ये जो लास्ट में लिखा हुआ है जनजातीय संस्कृतियां या संस्कृति, तो संस्कृति का मतलब तो वही होता है जो परंपरा के तौर पर हमारे धर्म, रीति, आचार, विचार, व्यवहार, पर्व, उत्सव, दृश्य कला, श्रव्य कला, सुनने वाली कला, संगीत कला, देखने वाली कला, चित्रकला, ये सारी चीजें इसका हिस्सा है। लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक शिल्प, ये सारी चीजें, ये पहले भी पेपर में था और अब भी पेपर में है। 2 चीजें डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है लेकिन इसको हमने ऐड किया है। जैसे कि एमपी की कुछ लोक कथाएं हैं और एमपी का लोक साहित्य जो है ये पहले ऊपर भी दिया है एक यूनिट में, इससे भी क्वेश्चन बनेगा 3-4। कुल मिलाकर के ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 12 से 13 क्वेश्चनों का वेटेज है। जो पहली दफा पढ़ेंगे उनके लिए मतलब थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बार बार रिवीजन के बाद ये आसान हो जाता है। जो टॉपिक का सीक्वेंस है, अभी अपन 1, 2, 3, 4 इन्हीं को पढ़ेंगे। आपको अब सिलेबस नहीं देखना है, सिलेबस देखना है तो आपको ये वाला सिलेबस देखना है। यदि इतना हिस्सा आप कवर कर रहे हो तो आपका पेपर में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो वो किसी से बनेगा भी नहीं। तो 1, 2, 3, 4 पहले आप ये करेंगे और फिर 1, 2, 3, 4 के बाद फिर हम आपको थर्ड वाला पार्ट कराएंगे, ठीक, और उसके बाद सेकंड वाला पार्ट कराएंगे और फिर लास्ट वाला कराएंगे। सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक। तो इस यूनिट का आप शुरुआत कर दिए हैं अब, तो अब देखना इसको। अब ये यूनिट रोज चलेगी अब कम से कम 30 दिनों तक, और ये टफ है, ये टफ है। अब ये लिखा हुआ है पहला टॉपिक, है ना, इसको हम बोल रहे हैं एमपी की जनजातीय, मतलब जनजातीय संस्कृति के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। रटना ही है, इसको विशुद्ध रूप से रटना है। देखिए पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जनजातियों को लेकर के पहली बात लगभग समस्त जगह पर स्थान दिया गया है। हम संविधान की प्रस्तावना से शुरू कर देते हैं, प्रियम्बल से। यदि वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बंधुत्व,
तो बंधुत्व का मतलब ही क्या कहला रहा है? भाईचारा। और भाईचारे के लिए कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति से उठ के रखना है। तो बंधुत्व शब्द ये इंगित करता है कि जनजातियों के लिए प्रावधान है। इसी तरीके से एक चीज होती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो चूंकि जनजातियों के साथ ये हमेशा रहा है कि उनके पास आर्थिक रूप से उनके पास चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए 2006 में एक एक्ट आया था, परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। तो इसका मतलब प्रियम्बल में वर्णित जस्टिस तीनों तरीके के, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ये तीनों न्याय भी जनजातियों से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं हम। फंड इसके बाद 1 से 4 तक दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे नागरिकता में, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट में कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो कि एसटी से रिलेटेड हैं, तो वो आपको देखना पड़ेंगे। इसमें जिस भी सीक्वेंस में लिखा हुआ है हम आपको वैसा ही बताएंगे जिस सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो ये वाले जो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 15(4), इसको बोला जाता है 15 क्लॉज 4, ठीक। ये जिस भी सीक्वेंस में है हम जैसा पढ़ा रहे हैं उस सीक्वेंस में लिखिए, मतलब याद कीजिए। पीडीएफ आपको दे देंगे, रटने में पूरा ध्यान देना, लिखने में बिल्कुल मत देना, ठीक। एक आर्टिकल कौन सा है आपका? 15 क्लॉज 4। पहले ये याद कीजिए, राइट का नहीं, पहले लेफ्ट का भर। 15 क्लॉज 4, और फिर उसके बाद है 16(4)(a). 16(4)(a), ये एक दूसरा आर्टिकल मिला आपको। फिर उसके बाद क्या मिला? 16(4)(b). 16(4)(b), ये डायरेक्ट ऐसे आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जनजातियों से सीधे संबंधित हैं। कौन कौन से हैं? 15(4), 16(4)(a), 16(4)(b). इसके बाद आप जाओगे तो फिर आपको एक आर्टिकल मिलेगा जैसे जीवन जीने का अधिकार, वो भी अपरोक्ष रूप से जनजातियों से रिलेटेड है। इसी तरीके से फिर आप देखेंगे एक बार आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर के है, उसमें भी उन लोगों के लिए है, डायरेक्ट नहीं सबके लिए है, लेकिन जो ये हैं ये स्पेसिफिक इनके लिए हैं, इसलिए इनकी महत्ता थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये आर्टिकल 3 आपको हमेशा याद रखना चाहिए, 15(4), 16(4)(a) और 16(4)(b), बस इतने ही, ठीक। अब इनको आप देख लेंगे, फिर उसके बाद देखिएगा अगले पेजों में और क्या क्या है, ये हम आपको भी याद कराते हुए चलते हैं, ठीक। छोड़िए, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा। फिर देखिएगा जिस तरीके से संविधान में प्रस्तावना अलग से है, संविधान में मूल अधिकार अलग से हैं, तो 3 मूल अधिकार ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिलेटेड हैं। इसी तरीके से फिर राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी में भी कई आर्टिकल ऐसे हैं जो एसटी को मतलब खास महत्व देते हैं, हालांकि वो सबको देते हैं, ठीक। लेकिन फिर आगे अनेकों ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल ध्यान केंद्रित करते हैं एसटी को। तो लाइन से देखिएगा, अब यहां से आप लाइन से देख सकते हैं, एक आर्टिकल है 3, तुम इधर आओ, एक आर्टिकल है 366 का क्लॉज 25, 366 क्लॉज 25। ये सभी तरीके के जितने आर्टिकल हैं उनका बॉस है, क्योंकि ये बताता है कि आदिवासी कौन है, ये इस चीज की व्याख्या करता है कि अनुसूचित जनजाति कौन है। तो आर्टिकल 366 का क्लॉज 25। फिर इसी तरीके से एक आर्टिकल 342 है, ये भी एसटी के बारे में ही बताता है, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि 342 के 2 क्लॉज है, 341 और 342। तो मतलब कि आपको मूल अधिकार के लिए एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और ड्राफ्ट कैसा बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको ये तो पता हो कि आदिवासी कौन है। तो उसके लिए 2 आर्टिकल हैं, एक कौन सा? 366 का क्लॉज 25 और 342 का 1 और 2। ये याद रखिएगा कि घुस के प्रश्न आएगा बिल्कुल, 342 का क्लॉज 2 पूछेगा, ठीक। फिर और आगे देखते हैं, तो ये 2 आर्टिकल को हम सेपरेट रख सकते हैं, 366 और 342। फिर इसके बाद देखिएगा ये वाले आर्टिकल जो 342 से नीचे हैं, मतलब कि आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 334, आर्टिकल 335 और आर्टिकल 339। तो ये पूरे के पूरे आर्टिकल, इनको एक साथ याद रखिएगा।
कौन कौन से बोले मैंने? देखिए, सबसे पहले ऐसे आर्टिकल जो कि एसटी के बारे में ये बताते हैं कि एसटी कौन है। 366 का क्लॉज 25, 341 का 1, 341 का 2, ठीक, 342 का क्लॉज 1 और 2। फिर इसके बाद देखिएगा इनसे मिलते जुलते आर्टिकल जो इन्हीं के आसपास हैं वो कौन कौन से हैं? 330, 332, 334, 335 और 339। ये एक रफ ड्राफ्ट बना आपका, ठीक। फिर आगे आइए आप, फिर देखिएगा 339 के बाद फिर एक आर्टिकल आपको ये याद रखना चाहिए 350, लेकिन क्लॉज ए के साथ है वो, ठीक। फिर 350 ए के क्लॉज ए के बाद फिर एक आर्टिकल ये भी बहुत जरूरी है 371। 370 तो वैसे भी इंपॉर्टेंट था जम्मू कश्मीर को लेकर के, अब ये क्या हो गया, एक और आर्टिकल 371। अगर मेरे से बोला जाए कि इन सब में क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगा आर्टिकल 371 से प्रश्न बनना चाहिए। 371 का क्लॉज ए और इसी तरीके से 370 का क्लॉज बी भी है, 71 का क्लॉज सी भी है, डी ई एफ, मतलब कि टोटल 6 तरीके के आर्टिकल हैं। इसमें 6 तरीके के राज्यों के लिए संवैधानिक संरक्षण की बात की गई है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 371 के क्लॉज सी में किस राज्य के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, वहां पर आपको जवाब बनेगा तो बनेगा और नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं बनेगा। तो आपको यह याद रखना है कि 371 के ए बी सी डी ई और एफ सभी आपको याद रखना चाहिए। एक और चीज, हिंदी मीडियम के लड़के इसको का खा गा इस तरीके से याद नहीं करेंगे। का खा गा अंगा चा छा जा इतना ही बनता है, इसके आगे का हमको भी नहीं बनता, तो इसलिए इनको अंग्रेजी वाले शब्द ए बी सी डी वाले जो हैं उसी तरीके के याद करेंगे और वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अंग्रेजी वाले फॉर्मेट में जाकर के प्रश्न पत्र में। तो इतना सारा अपन को याद करना है। फिर आगे देखिएगा, तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें यह बताया कि 366 का 25, 342 का 1 2, 330, 332, 334, 335, 339, 350 और 371 ये आर्टिकल एक साथ लाइन में है, जिसमें 371 का विशेष महत्व है। वो इसलिए विशेष महत्व है 371 का क्योंकि आप इसको देख रहे होंगे 371 में, आप इसको देख रहे होंगे 371 इतनी सारी चीजें लिया हुआ है। 371 का ए बी सी डी ई एफ, ये ए में जैसे लिखा हुआ है नागालैंड, बी में लिखा हुआ है असम, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा पा रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद कुछ चीजें और याद रखिएगा आप। आर्टिकल के अलावा जैसे आपकी किताब में क्या होता है, आप लोग जैसे कोई बुक लेते हैं तो कोई बुक लिया आपने और बुक में जरूरी मैटर तो आपका लिखा रहता है, एक इंडेक्स रहता है, इंडेक्स के बाद क्या होता है आपका टॉपिक शुरू हो जाता है। लेकिन कोई ऐसी चीज रहती है जो लिस्ट के फॉर्म में हो तो उसको किताब में बीच में एडजस्ट करके किताब मोटी नहीं की जाती, अंत में चिपका दिया जाता है। ऐसे ही संविधान की किताब है, संविधान की बुक में भी जब संविधान बनाने वालों ने 29 राज्यों का नाम लिखना है, 29 राज्यों का नाम बीचों बीच में लिख देते तो वो बेवजह किताब मोटी हो जाती, टॉपिक से हट भी जाती, इसलिए पूरे राज्यों का नाम लास्ट में लिख दिया गया है। उस लास्ट वाली उस सूची को अनुसूची बोला जाता है। जब संविधान बना था तो इनकी संख्या 8 थी, 8 अनुसूची थी, अब उनकी संख्या 12 है। तो कुछ अनुसूचियां भी ऐसी हैं जो डायरेक्ट केवल और केवल एसटी से रिलेटेड हैं। इनमें से कौन कौन सी अनुसूचियां वो हैं उसका एक नाम लिखा होगा। एक अनुसूची इसमें शायद अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, एक अनुसूची है 5वीं और एक अनुसूची है 6वीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 5वीं और 6वीं। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची को लेकर के भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो अभी तक आपको याद क्या क्या करने को बोला मैंने, 366 का 25 और 342 का 1 2, इससे तो बेस बनता है जनजातियों का कि जनजातियां कौन हैं। फिर इसके बाद इसी क्रम पर आपको याद रहेंगे 330, 32, 34, 35, 39, 358, 371 का क्लॉज ए से लेकर के एफ तक, ठीक। इसके बाद फिर हमने अलग से बोला आपको 2 अनुसूचियां पेपर में बन सकती हैं, अनुसूची 5, अनुसूची 6।
अब स्टार्टिंग में आइएगा मूल अधिकार में। मूल अधिकार पे एक मिनट, प्रियम्बल में कौन कौन सा वर्ड? बंधुत्व और न्याय। ये बिल्कुल दोनों शब्द ऐसे हैं जो कि सबके लिए हैं, उनके लिए ज्यादा हैं भाई। जैसे सामाजिक न्याय दलित वर्ग के लिए ज्यादा है। आर्टिकल 17 में छुआछूत है, आदिवासियों के साथ छुआछूत नहीं होती थी, और तथाकथित जो ऊपर के वर्ग हैं उनके साथ भी नहीं होती थी। एक इसके साथ होती है केवल दलित के लिए। यदि यह प्रश्न आ जाए कभी कि आर्टिकल 17 किन वर्गों के लिए है, ए रहेगा अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, बी रहेगा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, सी रहेगा ए और बी दोनों। ज्यादातर पब्लिक जवाब लगा करके आ जाएगी ए और बी दोनों, जबकि ट्राइब के लिए नहीं था वो प्रावधान। वो तो अंबेडकर का खास रोल था कि आर्टिकल 17 को लाओ, और अंबेडकर तो चाहते थे कि उसी समय उसमें पनिशमेंट लगा दें, लेकिन उस समय पनिशमेंट लाने को नहीं मिला था। बाद में फिर उसके लिए आर्टिकल 17 को स्ट्रांग बनाने के लिए सिविल अधिकार एक्ट 1955 आता है, और 1989 में SC/ST एक्ट अलग से आता है। तो फिर तो वो आर्टिकल 17 बिना पनिशमेंट के भी आगे जाकर के कैसा बन गया? दंड योग्य। अब छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो फिर आपको वो दो शब्द मिले। फिर उसके बाद मूल अधिकार में क्या क्या मिला? 15(4), 16(4) का ए और 16(4) का बी, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगला आर्टिकल आप यही याद रखिएगा, आर्टिकल 46 जो डायरेक्ट है। 16(4) के बाद क्या है? 46। लेफ्ट का हिस्सा याद हो जाएगा तो राइट का हिस्सा आसानी से याद हो जाएगा, और इसमें मेरा काम केवल रटाना है, पॉलिटी समझाना है ही नहीं, ठीक। तो ये इतने याद रहेंगे 16(4) तक। फिर उसके बाद आर्टिकल 46। इसके बाद देखिएगा फिर पीछे वाले पेज में जाते हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस से इसको हमको बनवाना था, बनवाया तो हम ही ने है। देखिएगा इसके बाद एक आर्टिकल अलग से लिखा हुआ है 164 क्लॉज 1। 243D को अभी फिलहाल आप छोड़ सकते हैं, ये अलग से हमको पढ़ाना पड़ेगा पंचायती राज में। ये पंचायती राज में आरक्षण है, ठीक। तो एक आर्टिकल कौन सा है? ये 164 का क्लॉज 1, ये भी अपने दिमाग में आप सेव रखिए। ये 6 वाले हैं, 16 भी था, 46 भी था, और ये कौन सा है? वो 16(4) था, और ये क्या है? सीधे 164। ये क्या है? 164। ये एक और ऐसा आर्टिकल है। अब आपको यही बताना है कि किसमें किस चीज की व्याख्या है। फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर एक ये वाले आर्टिकल याद रखिएगा 244 वाले। एक है 244 का क्लॉज 1 और एक है 244 का क्लॉज 2। और वहां पर क्या था? वहां पर क्या था? 342, 342 का 1, 342 का 2, और ये कौन सा है? 244, 1 और 2, ये याद रहेगा। फिर एक 244 अकेला, इसको तो याद रखना ही है। 244 का 1 और 244 का 2। फिर ये एक सेपरेट आर्टिकल और याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 275। ये तो छटा हुआ आर्टिकल है, 325 आर्टिकल, 275। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 275। इतनी चीजें पहले लेफ्ट वाला याद रहे। क्या हो गया? बॉटल गिर गई तो उठा लो, गम। इधर देखो, अब ये यूनिट चालू हो गई है बाबू, यहां से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। डिसाइडिंग यूनिट रहेगी ये, और यूनिट 6। एक इसी तरीके की एक नई यूनिट पीएससी ने जो दी है वो कौन सी है? यूनिट 6। इधर देखो, यूनिट 6, ठीक है। ये डिसाइडिंग यूनिट रहेंगी। इनमें जिसने खेल कर लिया 22-25 क्वेश्चनों में, जिसने यहां पर 18, 19, 20 बना लिए, वो जीत जाएगा। लापरवाही नहीं करना इनको पढ़ाने में। इधर देखो, अब बताओ जरा, रिकॉल करवाओ फटाफट। पहला कौन सा है? पहले प्रियम्बल बताओ, बंधुत्व और न्याय। इसके बाद बताइए 15(4), 16(4)A, 16(4)B। आगे बताइए, अभी 46 बताइए। पहले क्या बोलेंगे? आर्टिकल 46। इसके बाद बताइए आर्टिकल 164 क्लॉज 1। आगे बताइए 244, 244(1), 244(2). आगे बताइए 275। आगे चलिए 330, 332, 334, 335, 339, 350A। आगे बढ़िए और आगे 366 क्लॉज 25, और एक अलग से क्या था? 342।
अब ये लेफ्ट का हिस्सा हो गया है याद। फिर अनुसूचियां बताइए, पांचवी और छठवीं। भारत जिस तरीके का है, भारत का जो ये पूर्वोत्तर वाला इलाका है, यहां पर जनजातियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इनके लिए पूरे प्रावधान आर्टिकल 371 में है। कहां पर हैं? 370। देखिए 370 था J&K के लिए और 371 किसके लिए है? पूर्वोत्तर के लिए। 7 सिस्टर जितनी भी हैं उनमें से एक राज्य को भर छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये 371 से प्रश्न पक्का बनेगा। जो 371 में जिस चीज का जिक्र है, जिनका जिक्र 371 में है, उन्हीं का जिक्र पांचवी और छठवीं अनुसूचियों में है। मतलब पांचवी और छठवीं अनुसूची 371 की ही कार्बन कॉपी है। 371 और पांचवी छठवीं अनुसूची में कोई अंतर नहीं है। तो अब हमने आपके में ड्राफ्ट बना दिया। अब जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस से याद कराएं, अब हमको जहां से मन होगा हम वहां से पढ़ सकते हैं। ड्राफ्ट बनाने का यही फायदा है। तो हम उसी तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से इनका महत्व है। सबसे पहले हम अनुसूची खत्म कर देते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है और छठवीं अनुसूची में क्या है, देखिएगा इसको। पांचवी अनुसूची में क्या है, इस पर नहीं, आपको याद रखना है अनुसूची नंबर 6। आपको क्या याद रखना है? 6 याद कर लेंगे, 5 याद हो जाएगी। 6 में 3 राज्यों का जिक्र है, 4 राज्यों का जिक्र है। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये याद रखना है। तो इन 4 राज्यों के लिए, इन 4 जनजातीय राज्यों के लिए प्रशासन कैसा होगा, राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी, केंद्र सरकार की भूमिका क्या होगी, वहां पर यदि लोकल गवर्नमेंट बनती है भविष्य में तो उसका क्या रोल रहेगा, ये सब आर्टिकल 6 में है। और 6 में कुल कितने राज्यों का जिक्र है? 4। और वो चारों का नाम आपको याद होना चाहिए ऐसे ही, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वैसे भी मैप में देखोगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्यों का जिक्र कहां पर है? अनुसूची नंबर 6 में। अब अनुसूची 5 देखिएगा। अनुसूची 5 में इन चारों राज्यों का जिक्र दोबारा है, लेकिन ये किस संदर्भ में है ये देखिएगा। लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वही चीज है, को छोड़कर, क्योंकि इनका उल्लेख कहां पर है? अनुसूची नंबर 6 में। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको छोड़कर बाकी के जितने जनजातीय राज्य हैं वहां का प्रशासन अनुसूची 5 के तहत होगा। तो यदि नागालैंड आ जाएगा तो किस अनुसूची के तहत? 5 के तहत। अरुणाचल आ जाएगा तो किस अनुसूची के तहत? 5। या कोई और भी जनजातीय राज्य यदि होगा तो उसका प्रशासन अनुसूची नंबर 5 के तहत। और अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और अनुसूची 5 क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर। अभी तक तो इसको भी इंसान एक सा समझता था कि दोनों में 4-4 राज्य लिखे हुए हैं। पहली बार ध्यान गया होगा कि छोड़कर शब्द तो भूल ही गए थे हम, कि छोड़कर शब्द भी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये दोनों अनुसूचियां याद रहेंगी कयामत के दिन तक। हो गया, एक बार व्यवस्थित पढ़ लीजिए, भले ही टाइम टेकिंग हो लेकिन एक ही बार में। अच्छे से बैठो बेटा, कोई अंगड़ाई लेता है, कोई आहें भरता है, कोई जम्हाई लेता है, हमें खुद नींद आ जाएगी। ये याद रहेगा। इधर अब सब देखने लगे कि कौन जम्हाई ले रहा है। तन के बैठो 90 डिग्री में, 90 डिग्री में बैठो बिल्कुल। तू इधर बैठ रही, तू पीछे बैठा कर, तू या इधर बैठा कर खोपचे में, आगे आगे वहां बैठ। जरा सी लड़कियों को देखो, वहां बैग बैठा ला, आगे बैठ। आगे देखो, ऐसे बचपन में ना दूध वाली बोतल लेके घूमता रहा होगा। ये याद रहेंगे अनुसूची 5 और 6। अब ये याद रखिएगा, हमने क्या बोला? अनुसूची 5 और 6 और आर्टिकल 371 को अलग नहीं किया जा सकता। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। ये देखिए, असम मिल गया, और क्या था? और क्या था? मिजोरम मिल गया, और कौन सा मिल गया? त्रिपुरा कहाँ है? इसमें है त्रिपुरा कहीं? और क्या? खत्म। तो अब ध्यान रखना है इन चीजों को। लेकिन बाकी के जो 4 राज्य, इनकी कहीं बात नहीं हुई। अरे इन्हीं के लिए तो अनुसूची 5 है, इनके लिए क्या है? अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 और 6 और आर्टिकल 371 एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूजे के लिए बने हैं, ठीक है। 371A किस जनजातीय राज्य के प्रशासन से संबंधित है?
तो बस आपको तो इतना ही याद रखना है। इसमें पूरी लाइन क्या रहेगी, नागालैंड राज्य के लिए जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। पूरा लिखने का, कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं। 371 ए में क्या है, नागालैंड। बस एक बार इसको गहराई से देखिए, ए को घूरिए, नाग को जोड़ दीजिए। 371 ए में क्या है, नागालैंड। बी में क्या है, असम। सीक्वेंस से राज्य ऐसे नहीं है, सीक्वेंस में तो अरुणाचल से शुरू होता है, इसलिए आपको ऐसा याद रखना चाहिए। 371 ए में क्या है, बी में क्या है, असम। बी में क्या है, असम। सी में क्या है, मणिपुर। सी में क्या है, मणिपुर। बी में क्या है, निगाहों से देखो, निगाहों को गहराई से करके याद करो तो याद एक बार में छप जाता है दिमाग में। 371 ए में क्या है, और बी में क्या है, सी में, डी में क्या है, ये याद रख लेना, सिक्का, ये डी में है, सिक्किम। ई में क्या है, मिजोरम। ई में क्या है, मिजोरम। मिजोरम की मिजोरम, मिजोरम की मिजोरम, मिजोरम। जेड आता है ना जी पगला, मिजोरम। और लास्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। डी में क्या है, सिक्किम। डी में क्या है, सिक्का। सी में मणिपुर। बी में, ए में, लास्ट में एफ में, ई में, ई में क्या है, अरे सिक्का डी में था ढोरो। डी में क्या था, ई में क्या है, एफ में, ए में, बी में, मणिपुर काहे में है, नागालैंड काहे में है, अरुणाचल। पांचवी अनुसूची में किस राज्य का जिक्र नहीं है, नागालैंड का, त्रिपुरा, मिजोरम के छोड़कर के अलावा। थोड़ा प्रश्नों से सॉल्व करवाएंगे हालांकि वो, लेकिन कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसका अंदाजा तो लगा ही लो। ठीक, तो ये आपको याद हुआ 371। और अभी क्या हुआ, पांचवी और छठवीं अनुसूची, कयामत के दिन तक के लिए याद रखना चाहिए ये। ठीक है भाई, आगे देखो। इसके बाद अब अपन चलते हैं 330 वाले याद कर लेते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट बन चुका है इसलिए सीक्वेंस की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, ड्राफ्ट बन चुका है तो अपन अपने हिसाब से याद करेंगे जैसा हमको अच्छा लगेगा। देखिए ये हो गया आपका 366 क्लॉज 25। बात नहीं करना, हम डांट देंगे अगर तुम लोग बात करोगे और कल से अलग अलग बैठलवा देंगे, ध्यान रखना। कोई भी गैंग हो जाए वो। इधर देखो, हम ही हैं यहाँ पर बस। अभी जब तक हम हैं क्लास के अंदर तब तक केवल हम, हमारा ध्यान बढ़ता है तो फिर हमको खुद भूल जाता है कि हमको पढ़ाना क्या है। कोई चीज़ दिमाग में आती है और जैसे ही हम सामने दिमाग की हो कि तुम बता रहे हो, उतने में हमारा ध्यान भटक जाता है। इतना तो डिसिप्लिन पीएससी के लड़कों से तो हम कर ही सकते हैं कम से कम, कि जब गंभीरता के साथ कोई चीज़ पढ़ाए तो केवल टीचर को सुनो, घर जाओ और घर में जितना बतियाना है बतियाते रहो। अगले दिन नहीं बनेगा तो हम वैसे ही डील कर लेंगे तुमसे ठीक से। ठीक है, इधर देखो। अब दो आर्टिकल ऐसे हैं जो इनका बेस बनाते हैं, वो कौन कौन सा है। आर्टिकल 366 का क्लॉज 25। देखो आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 वैसे सभी के लिए है। यदि ये वाला प्रश्न आ जाए कि अनुसूचित जाति क्या है, उसके बारे में भी जिक्र कर दिया गया है कि अनुसूचित जाति हम नहीं बता रहे। ठीक है, 366 किस तरीके का आर्टिकल है, हम आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम ये बता देंगे कि जवाब किसके पास है। समझ रहे हैं, दो तरीके का। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन यह बता दूंगा कि यह जवाब कौन दे देगा। ऐसा ही आर्टिकल है 366। आर्टिकल 366 ने एसटी को परिभाषित नहीं किया है, बल्कि यह बता दिया है कि परिभाषा किस आर्टिकल में है। अब देखिएगा 366(25), ये जवाब नहीं दे रहा है, ये कह रहा है एसटी कौन है। तो ये कह रहा है मैं ये तो नहीं जानता कि एसटी कौन है, बस इतना बता रहा हूं कि उन्हें एसटी समझा जाएगा जिन्हें आर्टिकल 342 के तहत एसटी समझा गया है। तो 366 क्लॉज 25 यही आर्टिकल है। मुझसे तो नहीं आता, लेकिन तेरे लिए रास्ता बता दूंगा। तो 366 क्लॉज 25 आर्टिकल यही बताता है कि एसटी उन्हें समझा जाएगा जो आर्टिकल 342 के तहत एसटी घोषित किए गए हैं। समझ में आ रहा है ना, आ ही जाएगा, स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं आएगा, वो हमारा हुनर है। आगे देखना इसके बाद। तो फिर अपन सीधे कहां कूच कर जाएंगे,
आर्टिकल नंबर 342 में, आर्टिकल नंबर 342 में। तो आर्टिकल नंबर 342 के दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 कह रहा है, एक शब्द ये पकड़िएगा, राष्ट्रपति। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों शब्द पढ़े जाते हैं, अक्षर बल्कि। राष्ट्रपति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या दोनों में राज्यपाल से परामर्श, राज्यपाल को अनदेखा भी नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादा अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल के पास क्या है? परामर्शी अधिकार। परामर्श किस तरीके की चीज होती है? एक शब्द होता है आदेश और एक होता है परामर्श, सलाह। सलाह मानना या ना मानना ये लेने वाले के ऊपर है, देने वाले के ऊपर नहीं है। तो ज्यादा शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 342 का क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल से परामर्श के बाद अधिसूचना के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा, सरकारी अधिसूचना के द्वारा अगर कह दिया, जैसे मैं जाति का जो भी व्यक्ति हूं और अगर मेरी जाति आज तक एसटी में नहीं रही है और यदि राष्ट्रपति ने कर लिया तो वो एमपी के राज्यपाल से परामर्श करेंगे। जाति या ये जो ओबीसी एससी एसटी का जो दर्जा मिलता है ये राज्य विशेष के आधार पर मिलता है। यहां के चौहान जनरल में हो सकते हैं, राजस्थान में वही चौहान एससी में हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा हुआ है। यहीं पर क्या हो जाएंगे? वो जनरल। अपने यहां पर चौहान जनरल हैं, राजस्थान में मेरे कई मित्र हैं जो कि जाति के में क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट। ये पृथ्वीराज चौहान, ये कोई चौहान नहीं। देखो ये सब कुछ नहीं होता, वो एक आदमी से नहीं मानो, हर वैरायटी का हर जाति में बराबर रोल है। ठीक, फालतू का राष्ट्रवाद चला देते हैं, जातिवाद। हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है क्या? ये देखो, हिंदू खतरे में रह सकता है? क्यों खतरे में? देखना, जिस दिन आप ये कहने लगोगे हिंदू खतरे में है तो इससे देश बटेगा। इससे क्या होगा? देश बटेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर बोलेंगे ब्राह्मण जाति खतरे में है। जिसने भी ये बोला हिंदू खतरे में है तो आगे अगला अध्याय यही रहेगा, ब्राह्मण जाति खतरे में है। तो फिर वो बोलेंगे ठाकुर जाति खतरे में है, तो फिर वो बोलेंगे जैन अल्पसंख्यक हैं, वो कहेंगे बौद्ध अल्पसंख्यक हैं। तो एक बार देश बटेगा, फिर जाति बटेगी, फिर धर्म बटेगा, फिर बढ़ते 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 बढ़ जाएगा। ये सब बेकार। कोई कभी किसी के खतरे में रहता है क्या? कभी आज से 5-10 साल पहले क्या मुसलमान खतरे में थे? कभी हिंदू खतरे में? कोई कभी खतरे में नहीं था, ना कोई कभी खतरे में रहेगा। हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि इसको अपने आप को बैलेंस करना आता है। न्यायपालिका अभी तो बैठी है, कम से कम अभी कम से कम न्यायपालिका की बात तो सब मानते हैं। तो ये फालतू की कहानी है, राजनीति बातें हैं। अभी जो मुद्दे की बात है वो केवल ये समझना कि यहाँ पर जैसे हमारी जाति हम बता दे रहे हैं यादव, और हमारी जाति जो है यूपी, बिहार और एमपी में ओबीसी में आती है, ओबीसी में। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि आप यदि झारखंड चले जाओगे वहां पर कुछ यादव आपको एससी मिल जाएंगे। यूपी में ही कुछ यादव जनरल में हैं और एमपी में वो यादव किसमें हैं? ओबीसी में है। ऐसी बहुत सारी जातियां होती हैं। तो राज्य का विषय है, इसलिए राज्यपाल से परामर्श लगता है, लेकिन फाइनली फैसला कौन लगेगा? राष्ट्रपति। और ये किसके तहत है? आर्टिकल 342 क्लॉज 1 के तहत, अधिसूचना के द्वारा। क्लॉज 2 में क्या कह रहा है? हाँ, अब क्लॉज 2 में देखिए, मान लेते हैं कि किसी जनजाति को या कोई जाति को जनजाति का दर्जा मिला। 342 तो यही कह रहा है, कोई जाति को किसका मिला? जनजाति का। तो जनजाति का दर्जा राष्ट्रपति किस आधार में दे रहे हैं? ऐसा थोड़ी कि राष्ट्रपति को उस जाति से कोई विशेष लगाव है। और हमने कहा ना, राष्ट्रपति अपनी पसंद का शर्ट भी नहीं पहन सकता, ये मुहावरा है। तो उसको कोई गाइडलाइन मिली होगी कि किसको हमको एसटी घोषित करना है, तो वो गाइडलाइन कौन निर्धारित करेगी? संसद। तो 342 क्लॉज 2 वही है कि 342 के तहत संसद विधि के द्वारा एसटी को सम्मिलित करने अथवा अपवर्जित करने, मतलब कई बार कुछ जनजातियों को बाहर भी कर देते हैं। मीणा को बाहर किया है एमपी में। तो ये वो गाइडलाइंस जो राष्ट्रपति को मिलती हैं, वो गाइडलाइंस कौन देता है? संसद। तो संसद अधिनियम द्वारा ऐसे नियम कानून बना सकती है जो ये व्याख्या करें कि किनको हमको एसटी का दर्जा देना है और किनसे छीनना है। छीना भी जा सकता है। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों के साथ ये हुआ है, जब ऐसा लग जाए कि वो संपन्न है। ठीक, तो अभी तक मैंने आपको केवल इतना ही याद कराया। एक तो आपको 5वीं 6वीं अनुसूची 371 पूरा, और इसके अलावा आर्टिकल 342 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 इतना याद करा दिया।
अब चल रहे हैं 330 से लेकर के बाकी की यात्रा। आगे देखिएगा 330 और उसके आगे का देखिएगा वो कैसा होता है। कहां गया 330? ये है 330। लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 2 की 1? कि 1 भी नहीं? कितने लोगों का होता है मनोनयन? SC ST का नहीं होता, एंग्लो इंडियन का होता है। किसका होता है? एंग्लो इंडियन का। हम कंफ्यूज किए थे जानबूझ करके। एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है, लेकिन मनोनयन SC ST का नहीं होता, चुनाव ही लड़ना पड़ता है। हाँ ये जरूर है, आरक्षण है। SC ST का क्या है? आरक्षण, कि कितना रिजर्वेशन रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और इसमें 6 सीटें ऐसी हैं जो ST के लिए रिजर्व हैं। धांसू बम रख, वही वाला क्या क्या तो था, हम भूल गए। धार था और क्या था? मंडला और शहडोल भी था। देख लेना, हम पढ़ा के भूल जाते हैं, हमारा तब ये रहता। ठीक है, देख लेना। अब इधर देखो, तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, इस शब्द को पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है? लोकसभा में। राज्यसभा में नहीं बाबू, राज्यसभा में नहीं चलता है आरक्षण। ये क्या लिखा हुआ है? लोकसभा में। तो लोकसभा में जो SC ST को आरक्षण है वो किस आर्टिकल से मिला हुआ है? 330। ऐसा कोई एक सवाल पेपर में टकराएगा, कंफर्म मान के चलिए। तो आर्टिकल 330 भी याद रखिएगा, लोकसभा में SC ST का आरक्षण। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको याद रखना है आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 किसका लिए है? राज्यों की विधानसभा में। अपने यहां पर 89 आदिवासी विकास खंड हैं, 230 टोटल सीटें हैं, उसमें 89 सीटें ऐसी हैं जो कि क्या हैं? विकास मतलब आदिवासी। तो ये वाले प्रावधान किससे हुए? आर्टिकल 332 से। और इसके लिए भी शब्द याद रखना, विधानसभा। वो कंफ्यूज करने के लिए विधान मंडल भी देगा, विधान परिषद भी देगा, और आप अड़े रहना विधानसभा में। क्या बोले हमने? विधानसभा, विधानसभा। तो ऊपर वाले में क्या था? लोकसभा। 330 में लोकसभा में SC ST आरक्षण और 332 में विधानसभा हेतु SC ST आरक्षण। इसके बाद देखिएगा 334। 334 में दोनों आ जाएंगे, लोकसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण कुछ समय पश्चात नहीं रहा जाएगा। असल में जब संविधान बन रहा था तो संविधान में आरक्षण की बात ऐसी थी कि चूंकि हमारे दलित भाई बहनों के साथ, आदिवासी भाई बहनों के साथ गलत हुआ है, तो इनको उभारने के लिए कि जब तक ये उभर नहीं जाते तब तक इनके लिए रिजर्वेशन देते हैं। जिस दिन ये उभर जाएंगे उस दिन आरक्षण खत्म कर देंगे, सब बराबर हो जाएंगे। तो आर्टिकल 334 में इसी चीज का जिक्र था कि आगे जाकर के हम आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं हो पाई हैं। तो इसको हर बार बढ़ा दिया जाता है, हर बार इसको बढ़ा दिया जाता है। शायद अभी 2026 तक के लिए बढ़ा हुआ है। ठीक, तो 334 में यही लिखा हुआ है कि 330 और 332 के तहत लोकसभा और विधानसभा में मिलने वाला SC ST आरक्षण कुछ समय के बाद नहीं रहा जाएगा। यह सामान्य शब्दावली है, कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन भाव यही रहेगा, आप बिना डरे चले जाना। इसी के बाद क्या है? आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 पे लिखा हुआ है, देखिए अभी एक आप आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 16(4)A। क्या बोला मैंने? 16(4)A के तहत ही नौकरियों में आरक्षण मिलता है SC ST को। 16(4)A के तहत SC ST OBC EWS, ठीक, EWS। लेकिन अभी एक घटना बताएंगे कि क्या संवैधानिक गड़बड़ी हुई है और उसमें किसी का ध्यान नहीं गया है अभी तक। मतलब अगर सर्वोच्च न्यायालय में PIL अच्छी वाली दायर हो जाए तो एक गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उतना तो वक्त हमारे पास नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों ने कर दिया हो। तो आरक्षण जो मिलता है वो किसके तहत मिलता है? आर्टिकल 16(4) के तहत। ठीक, आर्टिकल 16(4) के तहत। और आर्टिकल 16(4) के तहत जो आरक्षण मिलता है वो आर्टिकल 16(4) एक कानून, एक नियम है, एक आर्टिकल है, एक नियम है, और उस नियम का इंप्लीमेंटेशन होता है आर्टिकल 335 में। आर्टिकल 335 पे लिखा हुआ है सेवाओं और पदों के लिए ST SC के दावे। इसका मतलब
आर्टिकल 16(4) का अनुपालन किस अनुच्छेद में होता है? 335 में। आर्टिकल 16(4) में भी एससी एसटी को सेवाओं और पदों से रिलेटेड होगा, और आर्टिकल 335 भी सेवाओं और पदों को लेकर के है। लेकिन आर्टिकल 64 में ओबीसी भी है। आर्टिकल 64 में कौन है? ओबीसी भी। लेकिन 335 में ओबीसी नहीं है। इसलिए विशुद्ध रूप से आर्टिकल 335 किसके लिए है? एससी एसटी के लिए। तो यहां पर बचना, सवाल लगेंगे देखने में आसान है, गलतियां होने का पर्याप्त गुंजाइश रहेगी, इसलिए हम थोड़ा सा गंभीर होकर के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ गए तुम? तो आरक्षण काहे से मिलता है? आर्टिकल 300, अरे बेटा कैसा कर रही, 35 अंग्रेजी में बोलें 335, 335। 330 में क्या है? 330 में क्या है? लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण। 332 में, 334 में कुछ समय के बाद नहीं, 335 में पदों और सेवाओं के लिए दावे। 335 के बाद अगला क्या था? 339। ठीक, इस पर देखिएगा ये लिखा हुआ है एक शब्द लास्ट में, इसका की पॉइंट है संघ का नियंत्रण। की पॉइंट क्या है इसका? संघ का नियंत्रण। संघ का मतलब है मोदी जी, संघ का मतलब यहां पर क्या है? मोदी जी। तो इसका मतलब है कि प्रशासन एवं कल्याण, मतलब कि राज्यों में, देखिए ऐसा हो सकता है कि इस राज्य में भी संयोग से बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन पंजाब में तो नहीं है। लेकिन पंजाब में एससी बहुत ज्यादा है, एससी प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है? पंजाब में। शेड्यूल्ड कास्ट प्रतिशत सबसे ज्यादा, अनुसूचित जाति की संख्या यूपी में है, प्रतिशत पंजाब में। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि कोई योजना मोदी जी लेकर के आए, किसके लिए? एससी एसटी के लिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन पंजाब की सरकार, चूंकि राजनीतिक मतभेद हैं दोनों पार्टियों के बीच में, ऐसा हो सकता है कि उस योजना के क्रियान्वयन में वो वाली सरकार अपने राजनीतिक मतभेद के कारण सही लाभ ना दे पाए। भाई केंद्र सरकार को कोई योजना हमको पहुंचाना है, वो आएगी तो राज्य सरकार के रास्ते ही ना, अफसर तो वही बैठे हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा टाइट रखा है, और इसलिए रखा है कि आर्टिकल 339 कहता है कि प्रशासन एवं कल्याण हेतु, क्या लिखा हुआ है? प्रशासन एवं कल्याण हेतु संघ का नियंत्रण। इस शब्द को याद रखिएगा, प्रशासन एवं कल्याण हेतु संघ का नियंत्रण। और संघ का मतलब यहां पर क्या है? संघ का मतलब क्या है? केंद्र की सरकार। ये याद रहेगा। 339 में क्या है? संघ का नियंत्रण। 330 लोकसभा, 332 विधानसभा, 334 लोकसभा, कुछ समय के बाद नहीं, कुछ समय के बाद नहीं, लेकिन दोनों में ही, लोकसभा और विधानसभा में। 335 की दोस्ती किससे है? 16(4) से। फिर उसके बाद अगला क्या है? 339 संघ का नियंत्रण रहेगा। और कब और क्यों रहेगा इसका हमने आपको बैकग्राउंड बता दिया। आगे बढ़िएगा, फिर 339 के बाद 342 आपको बता दिया है, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से अधिसूचित करेगा। लेकिन गाइडलाइंस कहां से मिलेगी? 342 क्लॉज 2 के तहत संसद द्वारा नियम बनाया जाएगा, नई जनजातियों को सम्मिलित करने के लिए, अपवर्जित करने के लिए। इतना याद रहेगा। अभी आगे बढ़िए। अब इसके बाद 350, एक ये आर्टिकल है 350 का ए। 350 का ए देखिए, एक तो ये आर्टिकल आसानी से याद भी हो जाता होगा, 350। और 350 पर लिखा हुआ है, ये सभी के लिए है, आपके भर लिए नहीं है। ये किसके लिए है? मतलब एसटी भर के लिए नहीं है, सभी के लिए है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक की, पहली से लेकर के 5वीं तक की, ये भी कह सकते हैं 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की, वही प्राथमिक शिक्षा है। और फिर उसके बाद माध्यमिक, 11 से 14 तक क्या कहलाती है? माध्यमिक, जिसमें 6वीं 7वीं 8वीं शामिल है। तो पहली से लेकर के 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वो आपको मातृभाषा में ही देना पड़ेगी। ये राज्य की ड्यूटी है कि मातृभाषा में भी देना पड़ेगी, मातृभाषा में ही नहीं, मैं भी। हाँ, यदि मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन हिंदी में राज्य पढ़ाएगा, राज्य पढ़ाएगा। तो प्राथमिक स्तर, अब भाई
अपन लोग तो हिंदी या इंग्लिश, लेकिन दक्षिण भारत में तमिल तेलुगु, इसके अलावा तीसरा नहीं। तो कम से कम एक जो नॉर्मल लेवल का जो एक बेसिक एजुकेशन है वो तो अपनी लैंग्वेज में हो, ताकि एक नए बच्चे को नई भाषा ना सीखना पड़े, बल्कि अक्षर ज्ञान भर उसको हो जाए। तो ये 350A उनके लिए इसलिए ये विशेष महत्व का है क्योंकि हर जनजाति की अपनी एक भाषा होती है, हर जनजातियों की अपनी एक भाषा होती है। तो ये 350A भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद अपने बेसिक आर्टिकल आ गए, फंडामेंटल राइट वाले। एक आर्टिकल कौन सा है? 15(4) और एक और आर्टिकल कौन है? अब मैं आपको बता रहा था कि एक गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी देख लेना। अच्छा हाँ, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ना किसी जाति का हूं ना किसी धर्म का हूं, और वैसे भी मैं आरक्षण पढ़ाता ही नहीं हूं, तो छोड़ दिया हूं। इधर देखिएगा, ये अच्छी नौटंकी है इसमें यार। देखिए 15(4) को अच्छे से पढ़िएगा। 15(4) क्या कह रहा है? 15(4) आर्टिकल कह रहा है, इसके दो शब्द देखिएगा। एक क्या लिखा हुआ है? सामाजिक और शैक्षणिक। शब्द यही लिखे हुए हैं, केवल दो। एक शब्द है सामाजिक और एक शब्द है शैक्षणिक। दृष्टि से पिछड़े SC और ST, पिछड़े में सभी जातियां आ सकती हैं, जनरल भी, पंडित भी, जैन भी, गुप्ता भी। पिछड़ा तो कोई भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो पिछड़े में सभी आ गए। अन्य पिछड़ा में ऐसे पिछड़े जो जनरल मतलब पंडित और व्यापारी वर्ग के नहीं हैं, वो कहला गए अन्य पिछड़े। तो आरक्षण हमारे यहां पर किस आधार पर मिला हुआ है? सामाजिक और शैक्षणिक। क्या कहीं आर्थिक का जिक्र है? नहीं। और EWS को आरक्षण किस आधार पर मिला है? आर्थिक आधार में। ये आरक्षण किस आधार पर मिला है? आर्थिक आधार में। क्या हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द का जिक्र है? नहीं। ये ब्लंडर हुआ है, इसलिए EWS को लेकर के अभी मामला, या तो फिर इसमें संशोधन करके फिर क्या जोड़िए? सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। तो हमारे यहां पर जो आरक्षण का आधार रहा है वो रहा है सामाजिक और शैक्षणिक। दृष्टि से पिछड़े SC ST हेतु विशेष उपबंध। और विशेष उपबंध, इसमें पदों और सेवाओं का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 15(4) से निर्धारित होता है आर्टिकल 330 भी। क्या लिखा हुआ है? विशेष उपबंध। ये पदों और सेवाओं, सरकारी नौकरियों भर के लिए नहीं है, ये लोकसभा के लिए भी हो सकता है, विधानसभा के लिए भी हो सकता है। इसी की नींव में तो आर्टिकल 330 और 332 खड़े हैं। लेकिन आर्टिकल 335 किसके लिए है? सरकारी नौकरियों के लिए। और तो फिर एक आर्टिकल अलग से सरकारी नौकरियों के लिए कौन सा है? आर्टिकल 16(4). इस पर लिखा हुआ है SC ST हेतु सेवाओं में। सेवाओं का मतलब क्या है? यही सेवाएं, सरकारी सेवाएं। तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 15(4), और उसी का एक हिस्सा क्या है? आर्टिकल 16(4)A। आर्टिकल 16(4)A। आर्टिकल 15(4) से आर्टिकल 330 और 332 पैदा होते हैं। आर्टिकल 371 पैदा होता है। ये सारे आर्टिकल कहां से पैदा हो रहे हैं? आर्टिकल 15(4) से। और आर्टिकल 16(4)A से, आर्टिकल 16(4)A से आर्टिकल 335 पैदा हो रहा है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं कि खुद को ही समझा रहा हूं? आपको भी समझा रहा हूं? नींद आ रही? आगे देखना। इसके बाद फिर लिखा हुआ है आर्टिकल 16(4)B। इस पर लिखा हुआ है SC ST की रिक्तियां। फिर क्या लिखा हुआ है? SC ST की रिक्तियां। ये शॉर्ट में है, इसका मतलब समझ लीजिएगा। एक शब्द चलता है बैकलॉग। एक शब्द क्या होता है? बैकलॉग। बैकलॉग का तात्पर्य यह है पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित। मान लेते हैं कि इस बार SC ST के लिए 80 सीटें हैं, लेकिन 80 भी ST काबिल उम्मीदवार नहीं मिल पाए उस पैरामीटर पे, और पोस्ट भरी हैं 70, तो 10 पद तो खाली रह गए। तो क्या ये 10 पद जनरल को दे दिए जाएं? नहीं, वो 10 पद अगली बार 80 की जगह 90 बन करके आएंगे। अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो वो मतलब उन पोस्टों को आप अनारक्षित घोषित नहीं कर सकते, बल्कि वही सीटें क्या हो जाएंगी? बैकलॉग। तो कभी कभी आप लोग देखते हैं बैकलॉग भर्ती आई है, तो बैकलॉग भर्ती का मतलब उन भर्तियों से है जिनका आरक्षण था, लेकिन तत्समय कोई योग्य उम्मीदवार ना मिलने की वजह से वो रिक्तियां खाली रह गई। इस तरीके का प्रावधान कहां पर है? आर्टिकल 16(4)B। अब कितने आर्टिकल हो गए? अब तो धीरे धीरे अपन अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा,
फिर एक आर्टिकल लिखा हुआ है आर्टिकल 164 क्लॉज 1, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वैसे अन्य राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 राज्यों का जिक्र है जिसमें एमपी भी शामिल है, इसलिए 164 क्लॉज 1 इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 164 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश, एक क्या हो गया? मध्य प्रदेश, एक अपना छोटा भाई छत्तीसगढ़, छोटा ही भाई एमपी, और एमपी के अलावा सीजी, सीजी के अलावा ये याद रख लेना है उड़ीसा और झारखंड। ये 4 राज्य 164 के याद रखना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने अनुसूची 6 के याद किए थे। अनुसूची 6 में कौन कौन से थे? असम, मेघालय, मिजोरम, कहां? सिक्किम, ममेत्री, क्या बोला हमने? ममेत्री। पहला क्या है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, और एक और क्या है? असम। ये किसके लिए? मणिपुर नहीं है तो ये ममेत्री भूल जाओ। मिजोरम है, हाँ तो ठीक है, तो माई से तो आ रहा है, तो क्या हो गया ये? मिजोरम। और फिर क्या है? मेघालय, और क्या है? त्रिपुरा। और शुरुआत किससे? असम। इनका 6th अनुसूची में, और बाकी का सबका 5th अनुसूची में। नागालैंड किसमें? 5th अनुसूची में, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं हम कौन सा? मणिपुर, ये किसमें? 5th में। याद रहेगा ये, एक बार और रिवाइज करोगे तो आ जाएगा, एग्जाम के पहले एक बार और कर लोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। रिवीजन कितनी बार करते हो ये तो तुम्हारे ऊपर है। 164 में किन राज्यों का जिक्र है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड पे लिखा हुआ है। ये लाइन देखिए इधर, जनजातीय कल्याण हेतु एक मंत्री होगा। देखिए, एक मंत्रालय पुराना है केंद्र में या राज्य में, उसे बोला जाता है सामाजिक न्याय कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय। एक मंत्रालय है, सामाजिक न्याय का मतलब सभी के लिए न्याय, और ज्यादातर इसमें ध्यान किसके लिए रहेगा? इन्हीं के लिए। तो लंबे समय तक जनजातियों का कल्याण के लिए यही मंत्रालय जिम्मेदार था। लेकिन भाई इसको तो विकलांगों को भी देखना है, सामाजिक न्याय कल्याण विभाग विकलांगों को भी देखेगा, है ना, और भी लोगों को देख लेगा, अनाथों को भी देखेगा, या और भी कोई मतलब गंभीर बीमारी से उनको भी देखेगा। तो ऐसी में ये जाति विशेष एसटी जो हैं ये तो अछूते रह जाएंगे, इनमें ध्यान केंद्रित कहां होगा? और इनकी जनसंख्या इन राज्यों में ज्यादा है, सीजी में भी है, एमपी में तो सबसे ज्यादा है, उड़ीसा झारखंड में भी है। तो 164 क्लॉज 1 ये आर्टिकल कहता है कि आप लोगों को शुरुआत से ही सामाजिक न्याय मंत्रालय के अलावा एक अलग से मंत्रालय बनाना पड़ेगा, जनजातीय मंत्रालय, और एक अलग से मंत्री रखना पड़ेगा, कौन सा? जनजातीय मंत्री। राजस्थान में हो या नहीं हो इससे हमें मतलब नहीं है, बना देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं बनाएंगे तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री होगा ही होगा। तो जनजातीय कल्याण विभाग इस समय बना हुआ है, ठीक है, यही नाम है उसका, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। इस समय उसके मंत्री अभी कौन बने हैं, कोई बता पाएगा? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्री नहीं बता पाओगे? वाह यार, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये याद रखोगे 164 क्लॉज 1। ठीक, कहाँ झोला वोला रखने लगे कापी आप ही? अभी कहाँ भाई? आओ अपनी मर्जी से जाओ, हमारी अनुमति से, ऐसा धीरे धीरे झोला खींचने लगते हैं। इधर देखो, अब इधर देखो 164 के बाद आगे देखिए। नहीं नहीं नहीं, अभी आप देखिए। हाँ, अरे आगे तो आओ, तुम सर्कल घूमने दो, तुम लोग लो, अब नहीं घूमेगा, अब घूमा, चलो ठीक, पूरे पूछूंगा अभी, उसके बाद छुट्टी करूंगा, शुरुआत तुम्ही लोगों से करूंगा। पढ़ने की आदत डाल लो बेटा, हमारे यहाँ पढ़ाई तो होती है। क्या कैसा? पढ़ो बेटा, तुम लोग बड़ी बड़ी हो। हाँ नहीं नहीं, समझदार बनो, तुम लोग तो बड़े बड़े हो, तुम लोग छोटे बच्चे थोड़ी 18-19 साल के, कॉलेज जा रहे हो अभी, बाबू सोना वाले, तुम लोग समझदार हो। तो तुम लोग, और पीएससी का पेपर दोगे ना, पेपर देना है ना, आसान खेल नहीं है। आत्मा और चारों ग्रह, 9 ग्रह, 4 धाम पूरे, और 9 राशियां सबरी याद आ जाएंगी। मेंस का एग्जाम जिस दिन 3rd पेपर लिखने जाता है आदमी, तो 2nd टाइम में ना रात भर में पूरे तोते ठंडे हो जाते हैं। टॉप लेवल का डिसिप्लिन चाहिए, बिल्कुल उच्च स्तर का अनुशासन। इतनी आसानी से ये एसडीएम के पास 6-7 लाख लोगों के ऊपर उनकी ज़िंदगी बदलने का
मतलब उनको ऊपर वाला ये वाला अधिकार दे देता है। 36 विभाग उसके दायरे में काम करते हैं, तो इतनी आसानी से वहाँ तक जाने के लिए, अरे 8 घंटे के 18 घंटे बैठे रहो पढ़ने के लिए, नौकरी तो 20 घंटा करना पड़ेगी, है ना। तो कम से कम जो 18 साल का जैसे कोई बच्चा है वो कोई उधम करे तो हमको लगता है कि अरे अभी नई नई बिल्कुल अभी दाढ़ी मूछ आ रही है, उसकी गर्मी है। लेकिन अब जब कोई आदमी अब पढ़ लिख ले, ग्रेजुएशन कर ले, पीजी कर रहा हो या कर लिया हो, तो उनसे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम इत्मीनान से ये माने कि हाँ वाकई हम एक गंभीर तैयारी कर रहे हैं, गंभीरता के साथ कर रहे हैं। इतना तो एक्सपेक्ट करी, हमको कौन सा आराम, हम तो 9:30 बजे से 1:30 बज रहा है लगातार, इकलौते ही शिक्षक है ना पढ़ाने वाले, तो अभी हमारी थकावट का अंदाज़ा क्या होगा। हम बोलते बोलते हमारे गले में क्या, हमारा गला भी आप ही लोगों के जैसे बोलने के लिए और बात ही करने के लिए दिया गया है, पढ़ाने के लिए थोड़ी ना गला बनाया गया। हमारे लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है भगवान ने कि ये ले, इससे तू बात करेगा, इससे तू पढ़ाएगा, एक ही गला है, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ लगातार, है ना। लेकिन बस उसका मतलब ये है कि उसका परिणाम मिलना चाहिए सही तरीके से। ये कर ले अभी कि छोटी बच्ची 18, 19, 20, कितने की हो भाई तुम? अच्छा, भौगोलिक रूप से छोटी है, ऐतिहासिक रूप से बड़ी है ऐतिहासिक रूप से। तो अब 20 साल के बाद वाले बच्चों पे कम से कम अनुशासन उच्च स्तर का हो, ये तो पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट। बाकी तुम पढ़ाई में कितने भी वो रहो, 1 साल पढ़ने के बाद तुम्हारे में चमक ना आ जाए तो फिर आप हमारे मुंह में हमको सुना के चले जाना, लेकिन 1 साल भर पढ़ के देख लेना और उसके बाद चमक ना आ जाए तुम्हारे हाव भाव में तो बता देना। लेकिन बीच पे डिस्टर्ब तब बिल्कुल नहीं करना है जब हम पढ़ा रहे हों। इतिहास में कर लेना, जितना करना उसमें यही चलता है, शाहजहां आ रहा है, मुमताज पीछा आ रही है, अनारकली नाच रही है, वहाँ पर सब चल जाता है ना। लेकिन चूंकि ये यूनिट नई इंट्रोड्यूस हुई है, अब आइए इसके बाद देखिएगा, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 244 क्लॉज 1, 244 क्लॉज 2, फिर 244, 275 और आर्टिकल 46। ठीक, इतने आर्टिकल घर पे पढ़ लीजिएगा, इसके आगे की बातचीत कल करेंगे। ठीक है, अभी जाइए, लेकिन कल से हमारे पढ़ाने के क्रम पर आप लोग हमको वो मत कीजिएगा छेड़छाड़, पढ़ाने के क्रम पे छेड़छाड़ भर मत करिएगा। बाकी अभी जैसे ही हम यहाँ से वहाँ बैठ जाएं, उसके बाद हम आपके मित्र, कंधे में हाथ रख के बोलोगे और अरविंद सुना यार कुछ, हम बहुत कुछ सुना देंगे। बस यहाँ जब रहते हैं हम, तो यहाँ हमारे अंदर फिर पता नहीं कौन सा शिक्षक पैदा हो जाता है, उसमें हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। ठीक है, अभी जाइए, वो आ जाएगा। ये क्या है?